नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि आखिर हमें इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी इंसानों ने इसे क्यों बनाया, वैज्ञानिकों ने इसे क्यों बनाया। तो बात ही कुछ यूँ हुई कि पहले केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, यानी कि मिस्र में जब कीमियागरों ने सोने की खोज के लिए या फिर पारस पत्थर की खोज के लिए केमिस्ट्री की शुरुआत की थी, तब थोड़े ही तत्वों के बारे में या फिर थोड़े ही यौगिकों धातुओं के बारे में पता चला था। फिर उसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और उसके बाद फिर उनको इकट्ठा करके रख पाना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होने लगा। फिर लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, कैटेगरी वाइज बांटा जाए, ताकि उसको जानने समझने में हमें सुविधा हो सके। तो ढेर सारी कैटेगरी बांटने के लिए शुरुआत की गई। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के अपने टेबल बनाए जिसमें तत्वों को उन्होंने रखा। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ से हमें हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जिस प्रकार से बांटा गया वो था धातुओं और अधातुओं में। धातुओं और अधातुओं में जब बांटा गया चीज़ों को, तो वहाँ पे कुछ सुविधा तो हुई, पर वो हमेशा मतलब एक अच्छा जो तरीका होना चाहिए बांटने का, वो बन नहीं पाया। अगर वही अच्छा हो जाता तो हमें आवर्त सारणी देखने को ना मिलती। फिर उसके बाद बारी आई प्राउड की। प्राउड ने अपनी एक परिकल्पना दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी तत्व बाकी होते हैं वो हाइड्रोजन के परमाणु भार के सामान्य गुणन, यानी कि एक गुणक के रूप में होते हैं। यानी कि जितने भी तत्व होंगे वो हाइड्रोजन के परमाणु भार में गुणा कर देंगे तो वो प्राप्त होते हैं। यानी कि सभी के सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। ये प्राउड की परिकल्पना थी, लेकिन फिर ये गलत हो गई, क्योंकि ऐसे कई तत्व मिले जिनका परमाणु भार सामान्य गुणक यानी कि पूर्ण संख्या नहीं हुई थी। तो उसके बाद से पता चला कि भाई ये परिकल्पना भी ठीक नहीं है, प्राउड की भी परिकल्पना गलत हो गई। फिर उसके बाद आया डाबे राइनर का त्रिक नियम। यहाँ पे 3 तत्वों के एक समूह बनाया गया, जिनको बताया गया कि इनके गुण समान हैं, या फिर किनारे किनारे के तत्वों के गुण बीच वाले के समान हैं। ऐसा कुछ त्रिक बनाया गया। ये भी कुछ हद तक सही चला, कुछ दूर तक ये काम किया, लेकिन सभी के साथ ये काम कर पाए अच्छे से, ऐसा नहीं हो पाया। और इसके बाद ये नियम भी फेल हो गया। उसके बाद देखने को मिल जाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम, जहाँ पे उन्होंने परमाणु भार के आधार पर जब क्रम में व्यवस्थित किया। तो ये शायद संगीतकार भी थे या फिर संगीत प्रेमी थे न्यूलैंड। तो इन्होंने एक अष्टक नियम दिया कि कहा कि जैसे कि संगीत के जो स्वर होते हैं, इसमें सा रे गा मा पा धा नी करके 7 स्वर होते हैं, ऐसे ही परमाणु जितने भी तत्व हैं परमाणु क्रमांक के अनुसार जब बांटे जाएँ तो 1 से लेकर के 7 तक में अलग अलग प्रकार से होते हैं। और उसके बाद जब 8वां फिर सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा आ जाता है। वैसे ही जैसे ही 8वां तत्व आएगा वो पहले के समान अपना गुण दर्शाएगा। तो इनका भी नियम कुछ दिनों तक चला, कुछ बेहतर काम किया। लेकिन जब कुछ संख्या बढ़ी, मतलब कि आगे तक पहुँचे, तो फिर फेल कर गया। यानी कि कुछ तत्वों तक तो ये काम करता है अच्छा, उसके बाद फिर ये फेल कर जाता है। और उसके बाद ये न्यूलैंड का अष्टक नियम भी काम नहीं कर पाया। हालांकि इन्होंने परमाणु भार के आधार पर बांटा था, तो कुछ बेहतर काम तो किया था इन्होंने। बारी आ जाते हैं मेंडलीव की, जिन्होंने ये इसके बनाने की नींव रखी। तो मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी, पहले तो मूल आवर्त सारणी उन्होंने बनाई, जो कि परमाणु भार के आधार पर बनाई। परमाणु भार के आधार पर तत्वों को रखा, एक आवर्त सारणी बनाई, 7 आवर्त रखे, कुछ वर्ग भी रखे। उसके बाद इसमें कई मतलब अच्छी क्वालिटीज़ आई कि इनमें कई तत्वों को रखने के लिए जगह भी छोड़ी गई, ताकि अगर नए तत्व खोजे जाएँ तो उसके जगह पे रखा जा सके। ये कई बातें बहुत अच्छी, मतलब कि तब तक के जितने भी तत्व खोजे जा चुके थे उन सभी को रखने के लिए उन्होंने वहाँ पे रखा, और कुछ जगह खाली छोड़ी ताकि जो नए तत्व अगर खोजे जाएंगे तो उनमें रखा जा सके। तो ये मेंडलीव का बहुत बेहतरीन काम था। उन्होंने कहा था इस जो उनकी मूल आवर्त सारणी है उसमें जो मुख्य बात रहती है वो कहने को आती है ये कि जो भी परमाणु जो भी तत्व होते हैं उनके तत्वों के जो गुण होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि उनके परमाणु भार के पर आधारित होते हैं।
और उसके बाद उनमें कई गुण भी आए, कई कमियां भी आईं। अगर हम यहाँ पे कुछ मुख्य तत्वों के बारे में बात करें तो इन्होंने 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए थे और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ बनाई थी। यहाँ पे भी आपको 7 क्षैतिज पंक्तियाँ देखने को मिल जाती हैं। 1 2 3 4 5 ये 7 लिखा है ना, 7। और ये जो दोनों होते हैं अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, वहाँ तक पहुँचेंगे। तो 7 क्षैतिज पंक्तियाँ बनाई और उन्होंने 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए थे। यहाँ पे तभी अपने पास 18 स्तंभ हो जाते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है। तो इन्होंने कई चीज़ें, कई प्रकार से इन्होंने काम किया था। बहुत जगह आपको ये किताब में आपको इसके इनकी मूल आवर्त सारणी मिल भी जाती है। अब इनका जो महत्व, इसमें कई नए तत्व खोजे गए, जैसे कि खाली स्थान इन्होंने छोड़ा, उसके आधार पर कई नए तत्व खोजे भी गए। और एक तत्वों का जो गुण होता है थोड़ा सा क्रमबद्ध अध्ययन करने लायक ये बना दिया इन्होंने। और उसके बाद इनके कई दोष थे, जैसे कि सबसे पहला हाइड्रोजन का स्थान ये निर्धारित नहीं कर पाए, हाइड्रोजन को कहाँ पे रखा जाए। हालांकि उन्होंने पहले आवर्त में पहले स्तंभ में रखा था, लेकिन फिर भी वो उसके लिए सही स्थान अभी भी नहीं था। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में परिवर्तन जो इन्होंने रखा था ये इनका दोष था। हालांकि ये उनके हिसाब से ये बेहतरीन था, लेकिन चूँकि ये अभी भी कमी थी कि अभी भी वो उतना अच्छा नहीं बन पा रहा था जो होना चाहिए था, तो ये भी इनकी एक कमी थी। और समस्थानिकों तथा संभारकों का स्थान ये निर्धारित नहीं कर पाए, सही से समझा नहीं पाए, जिसकी वजह से ये मूल आवर्त सारणी भी कमज़ोर पड़ गई। अक्रिय गैसों को कोई स्थान ये दे नहीं पाए। तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक बाद में पाया गया, लेकिन इन्होंने परमाणु भार को मूल लक्षण माना था, तो वो कमी रह गई। तो इन सब कमियों को देखते हुए, ठीक है, इनकी आधुनिक आवर्त सारणी आई, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी आई, जिसको बनाया था मोजले ने। मोजले ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि मौलिक गुण जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक होते हैं, न कि परमाणु भार होता है। तो मोजले ने 1913 में मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया और आधुनिक आवर्त सारणी दी। अब मेंडलीव के आवर्त सारणी के जो संरचना है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की चर्चा कर लेते हैं भाई, संरचना की। तो यहाँ पे इनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। परमाणु क्रमांक 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 4 5 6 7 ऐसे रखा गया है, इस क्रम में रखा गया है। दूसरा, इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं जिनको आवर्त कहा जाता है। तो टोटल कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। अब यहाँ पे अगर स्तंभों की बात करें, ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिनको वर्ग कहा जाता है, तो टोटल 9 स्तंभ आपको मिल जाते हैं। पहला स्तंभ देख रहे हैं, ये पहला है, ये दूसरा स्तंभ दिखाई दे रहा है, इसमें ए, और यहीं पे पहले का आपको मिल जाता है बी, पहले का बी आपको मिल जाता है, दूसरे का भी मिल जाता है। तो ये दोनों क्या है, एक ही वर्ग हैं। टोटल ऐसे करके 9 वर्ग मिल जाते हैं। ये पहला है, दूसरा, यहाँ पे तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, और ये 8वां हो गया। ये फिर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ये 7 हो गया, और ये शून्य वर्ग हो गया। बात कुछ यूँ है कि जितने वर्ग हैं टोटल 9 वर्ग हैं। 9 वर्ग में आप 0 जो एकदम आखिरी वाला है 0 वर्ग, उसमें केवल एक मिल जाता है स्तंभ, और जो 8वां उसमें 3 स्तंभ मिल जाते हैं। उनको छोड़ करके बाकियों में ए बी करके 2 कैटेगरीज बांटी गई हैं। इतने आपके पास क्या है, वर्ग हैं। आप वर्गों की संख्या केवल 9 कहेंगे, ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या 18 है। सबसे आखिरी में जो मिल जाता है वो अक्रिय गैसों का, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती है, उनका समूह मिल जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास अक्रिय गैसों का वर्ग। यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि प्रत्येक वर्ग जो बांटे गए हैं, इसमें हर एक स्तंभ में जितने भी तत्व रखे गए हैं सबकी जो संयोजकता है वो समान है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी की संयोजकता 1 है, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब की जो संयोजकता है वो 2 है। संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इनको रखा गया है। ये तो हो गया आपका वर्ग विशेष बातें। अगर आवर्त की बात करें तो इस आवर्त में अगर देखेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आपको समान नहीं होगी, लेकिन ये कितने कि कक्षकों की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसमें हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। केवल पहले कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, इस वजह से इनमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम को रखा गया है। अब उसके बाद लिथियम, बेरिलियम
और बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, इन सभी को केवल दो कक्षकों की आवश्यकता होती है। इसी वजह से इनको दूसरे आवर्त में रखा गया है। इसी प्रकार से इनको व्यवस्थित किया गया है कि जिनको इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए जितने कक्षकों की आवश्यकता होती है, उसी के आधार पर इनको उस आवर्त में रखा गया है। और तो मैक्सिमम आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 आवर्तों की आवश्यकता, अभी तक जितने भी तत्व हमको खोजने पे मिले हैं उसमें मैक्सिमम 7 आवर्तों की संख्या ही है, मतलब 7 कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, उससे ज़्यादा आवर्तों की कक्षकों की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर बात कर लें इनके वर्गों की थोड़ी थोड़ी विशेषताओं के बारे में, तो ये जितने भी एक वर्ग में जितने भी तत्व मिलते हैं सब समानता दर्शाते हैं। और ये अपने साथी वाले, जैसे फर्स्ट ए है और यहाँ पे फर्स्ट बी आपको दिखाई दे रहा है, इनके साथ में समानता दिखा भी सकते हैं और भिन्नता भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इनकी संयोजकताएं समान रहती हैं जो भी एक ही वर्ग में रखे गए हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ बातें आपको दी गई हैं जो आपको याद रख लेना है। परमाणु भार ऊपर से नीचे जब बढ़ते हैं तो बढ़ता है, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु भार आपका बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक भी आपका बढ़ेगा। आयनन विभव ऊपर से नीचे घटता है, आयनन विभव ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो आपका आयनन विभव घटता है। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, परमाणु क्रमांक जैसे बढ़ता जाएगा आपका जो परमाणु का आकार है वो तो बढ़ता ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे की ओर घटती है। धात्विक गुण ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो बढ़ती या घटती रहती हैं, आपको इसमें समझना होता है। आवर्तों में भी यही कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं। सिरों पे समानता होती है, ठीक है। अक्रिय गैसों को छोड़ देंगे तो पहले और अंतिम में कुछ कुछ समानता वो दर्शाते हैं। संयोजकताएं पहले 1 से 4 तक बढ़ती हैं, फिर 4 से 1 तक घटती हैं। कई डिटेल्स हैं जो आपको इसमें पढ़ लेनी है, थोड़ी बहुत याद कर लेनी है, पर जो ऊपरी देखने को मिलता है वो आप समझ लेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनके संयोजकताएं समान होती हैं, इनके जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन बचेगा वो समान होता है और इनका जो परमाणु का आकार है वो बढ़ता ही जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे इनको रखा कैसे जाता है, किस ब्लॉक में कहाँ पे रखा जाता है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित होता है। अब आपको जो याद करना है वो मैं बता देता हूँ कि इनमें जो तत्वों को रखा गया है आपको 30 तक के जो हैं इनका परमाणु क्रमांक सहित उनको याद कर लेने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इन लोगों को 30 तक के जो परमाणु क्रमांक होते हैं और उनके जो तत्व होते हैं उनको आपको याद कर लेना चाहिए। लोग इनको याद करने के लिए अलग ट्रिक बताते हैं, आप उन ट्रिक्स का सहारा ले सकते हैं। मैं भी यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए 30 तक का तो आपको बिना ट्रिक के याद कर लेना चाहिए, ठीक है। 30 तक का बिना ट्रिक के याद कर लेना चाहिए। बाकी यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, जैसे हाय लैला ने की रब से फरियाद, हाय लैला ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ऐसा करके आपको याद कराने के अलग अलग ट्रिक्स दिए जाते हैं। तो इन ट्रिक्स के बारे में हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। पूरी इनको सभी को याद करने की अलग अलग ट्रिक बताई गई हैं और उनके बारे में भी हम देखेंगे फिर किसी वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।